जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। दिलजीत दोसांझ के दिल्लुमिनाटी टूर ने टिकट सेल्स के वक्त तो हंगामा मचाया ही था, लेकिन ये हंगामा अब तक जारी है। बस अब वजह कुछ और। तेलंगाना सरकार का कहना था कि ऐसे गानों से समाज पे बुरा असर पड़ता है। बात तो सही है, लेकिन दिलजीत का ये सवाल भी वाजिब है कि आप शराब बैन कर दो, मैं ऐसे गाने नहीं बनाऊं। लेकिन ये तो सिस्टम के साथ पूरी इकोनॉमी को एक चैलेंज है, जहां शराब पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी टैक्स इस देश की तीसरी सबसे बड़ी इनकम सोर्स है। अगर कोई स्टेट 7 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपया तो इस एक्साइज ड्यूटी टैक्स से आता है। तो बात यह है कि शराब जिस शबाब के साथ सरकार को आमदनी दे रहा है, क्या इसे बंद करना सही है? क्या दिलजीत पाजी की ये मांग पूरी हो सकती है? वेलकम टू आवर चैनल एंड आज हम बात करेंगे इंडिया में लिकर मार्केट के बारे में। शराब इंडिया में एक जमाने से लीजर एक्टिविटी के तौर पे जाना जाता है। इसका जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी लगभग 200 बीसी से होता आ रहा है, और अब तो इंडिया आगे अल्कोहल का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। ये इंडस्ट्री अगले 10 सालों में लगभग 7% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली है। और पता है, पूरी दुनिया में विस्की के टॉप 10 में से 6 ब्रांड तो इंडियन हैं। जहां इंडिया टॉप पे चल रहा है, वहां जापान में लोगों को बोलना पड़ रहा है, यार एक पेग लगा ही लो, पैसे नहीं हैं। आज से 40 साल पहले वहां अल्कोहल से आने वाली टैक्स रेवेन्यू 5% थी, और अब महज 1.7%। यूएस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी पिछले 20 सालों में 18 से 34 साल की एज ग्रुप का अल्कोहल कंजम्पशन 10% से कम हो गया है। पर जहां तक हम इंडियंस की बात है, चिंता मत करिए, हम इस मार्केट को लीड कर रहे हैं। 2023 की बात करें तो भारत की अल्कोहल और बेवरेज मार्केट $55 बिलियन की थी। यहाँ एक आदमी साल का लगभग 7.46 लीटर अल्कोहल कंजम्पशन करता है। अब आपको लग रहा होगा कि शहरी लोग ही ज्यादा पीते होंगे। जी नहीं, इस रेस में रूरल इंडिया सबसे आगे है। यहाँ 1.6% महिलाओं की पॉपुलेशन और लगभग 20% पुरुषों की पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करती है। और हमारे देश में अल्कोहल इंडस्ट्री सिर्फ नशा नहीं, नौकरी भी देती है। बकायदा देश की 80 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल इंडस्ट्री से आती हैं। आपने इंद्री, अमृत, पॉल जॉन, रामपुर जैसे ब्रांड्स का नाम सुना है? सुना है तो कमेंट्स में बताओ ये किस चीज के ब्रांड्स हैं। प्रॉमिस करता हूँ घर पे नहीं बताऊंगा। ये सारे ब्रांड्स इंडियन हैं। ये सिंगल मॉल्ट विस्की बनाते हैं और ये 53% मार्केट शेयर के साथ मार्केट में अपना दबदबा बना चुके हैं, और ये आंकड़े बढ़ने ही वाले हैं। अब जो इंडस्ट्री इतना पैसा बना रही है, उसे अचानक से बंद करने का डिसीजन भारी नुकसान ला सकता है। इसीलिए आपको याद होगा, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो उस बीच स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से अल्कोहल पे लगे बैन को हटाने का अनुरोध कर रही थी, क्योंकि इससे राज्य सरकारों को सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 30,000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा। यार तू गोवा गया था ना? सुना है वहां अल्कोहल बहुत सस्ती है। जो स्पिरिट की बोतल यहाँ कर्नाटका में 513 की मिलती है, वो गोवा में 100 में निपट जाती है। चले गए गोवा की टिकट काटने? अरे रुको तो, पहले ये आसान भाषा में समझ लो। सबसे पहली बात, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। अगर शराब पे जीएसटी लगता तो ये अलग अलग दाम तो होते ही नहीं ना। अल्कोहल पे लगता है वैट और एक्साइज ड्यूटी टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, और हर राज्य के होते हैं नियम कानून अलग। तो शराब कहाँ बनेगी, किस गोडाउन में स्टोर होगी, उसके स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब इन प्रोसेसेस पे हर राज्य में जो टैक्स रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं, इसीलिए आखिर में दाम में भी फर्क दिखता है। कर्नाटका में ये टैक्स सबसे ज्यादा है, 83%। वहीं गोवा में ये 49% है। ये कम तो नहीं है, पर हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटका से तो सस्ती है। और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो ये देखिए, 2022-23 में कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब जैसे स्टेट्स में टोटल इनकम में एक्साइज ड्यूटी का शेयर 20% था। और सारे स्टेट्स की बात की जाए तो एक्साइज ड्यूटी का एवरेज कंट्रीब्यूशन 14.1% था, जो आज से 10 साल पहले 11% के आसपास था। 2021 की ही बात है, जब दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी पे स्विच किया गया, जिसके बाद 2023-24 में वैट और एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 7,484 करोड़ रुपीस चली गई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। हिमाचल प्रदेश ने पिछले ही साल लिकर बॉटल्स पे 10 रुपए काउ सेस अनाउंस किया, जिसके बाद उनकी रेवेन्यू 100 करोड़ पहुंच गई। तो घूम फिर के बात यही आती है, क्या सरकार दिलजीत का ये डेयर एक्सेप्ट करेगी? शराब की इस इंडस्ट्री की शोहरत तो अब आपने देख ली। तो जहां तक बैन का बात है, चलिए बिहार चलते हैं, जो एक ड्राई स्टेट है, और ये अकेला नहीं है। इसके साथ गुजरात, नागालैंड और लक्षद्वीप भी हैं। बिहार में जब 2016 में शराब बैन लगा, तब से अब तक उनको 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, और ऐसे बैन्स विदेशों में भी लग चुके हैं। अमेरिका में 1920 से लेकर 1933 तक लिकर बैन लगाया था। इन 13 सालों में उन्हें $226 मिलियन का नुकसान सहना पड़ा। ऊपर से बेरोजगारी अलग। जब यूएस में 1933 में वापस से 3% अल्कोहल वाली बियर लीगलाइज की गई,
तो सडनली 81,000 नौकरियां आ गई। पर बैन लगने का मतलब शराब की बिक्री बंद? अफसोस ऐसा नहीं है। बिहार में जब से बैन लगा है तब से जहरीली शराब पीने के कारण 500 लोगों से ऊपर की मौत हो चुकी है। तो यहाँ शराब आई कैसे? तारों के नीचे से। पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में शराब का बिजनेस अलग हाई पर है, पर बॉर्डर एरियाज में तो लोग नेपाल जाकर शराब पी के आ जाते हैं। यहाँ उनके टैक्स रेवेन्यू का लगभग 20% शराब की बिक्री से आता है। तो लोग जाते हैं नशे की खातिर और बॉर्डर पार करके भर भर के बॉटल्स ले आते हैं। अब हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। तो ऐसा नहीं है कि बैन लगने से फायदा नहीं हुआ। बिहार में बैन के बाद लगभग 2.1 मिलियन पार्टनर क्राइम्स कम हो चुके थे और इस बैन ने करीब 1.8 मिलियन लोगों को ओबेसिटी के खतरे से बचाया है। हम ये नहीं बता रहे कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, हम बस एक तस्वीर दिखा रहे हैं। शराब हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल हानिकारक है, पर इकोनॉमी के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट्स में बताइए और ये वीडियो अपने उन खास दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ऐसी कहानियां हम लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ माय पेरेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, आई डोंट ड्रिंक।